दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस सुमेधा किसके द्वारा बनाया गया था। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ऑप्शन बी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ऑप्शन सी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड या फिर ऑप्शन डी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में आईएनएस सुमेधा को ऑपरेशनल टर्न अराउंड के लिए भूमध्य सागर में तैनात किया गया। अल्जीरियाई नौसेना के अधिकारियों ने पोर्ट अल्जीरियस में इस जहाज का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग एवं इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। आईएनएस सुमेधा एक स्वदेश निर्मित नौसेना अपतटीय गश्ती पोत है, जिसे स्वतंत्र रूप से कई भूमिकाओं के लिए तैनात किया गया है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है, अतः विकल्प सी सही है। इस तरह प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी एनसीएलएटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत किया गया था। कथन 2 है, इसके वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में एनसीएलएटी ने गूगल पर जुर्माना लगाने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई के आदेश को बरकरार रखा। आपको बता दें एनसीएलएटी यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत 1 जून 2016 को हुआ था, इसलिए कथन 1 सही है। इसे राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए गठित किया गया था। यह दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 61 के तहत एनसीएलटी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई करता है। साथ ही यह सीसीआई द्वारा जारी किए गए किसी निर्देश या पारित आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई और निपटान करता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी एनएपीसीसी किस वर्ष में शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है 2008, 2010, 2012 या फिर 2022। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वर्ष 2008। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने लोकसभा में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी एनएपीसीसी के बारे में जानकारी दी। एनएपीसीसी को 2008 में प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद द्वारा लॉन्च किया गया था, इसलिए विकल्प ए सही है। ये एक राष्ट्रीय रणनीति है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जागरूकता पैदा करना है। इसके मूल में 8 राष्ट्रीय मिशन है जो जलवायु परिवर्तन में प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुआयामी, दीर्घकालिक और एकीकृत रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 8 मिशनों में शामिल है राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत आवास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीति ज्ञान मिशन। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी वर्ष 2008। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इस आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान मौजूद नहीं है। कथन 2 है, इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक न ही दो। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या उससे पहले भी किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प डी सही होगा। ये राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट समय अवधि के लिए पद धारण करते हैं और पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। भारतीय संविधान संसद को आयोग के सदस्यों की योग्यता और चयन के तरीके को निर्धारित करने का अधिकार देता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति के घटकों में से एक नहीं है? आपके ऑप्शन है सरकारी प्राप्तियां, सरकारी व्यय, सार्वजनिक ऋण या फिर वैधानिक तरलता अनुपात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी वैधानिक तरलता अनुपात। हाल ही में वैश्विक बैंकिंग संकट के बीच भारत ने पिछले वर्षों के अनुरूप अपनी राजकोषीय नीति की घोषणा की है।
राजकोषीय नीति सरकारी व्यय और कर नीतियों के उपयोग को संदर्भित करती है। भारत में राजकोषीय नीति के 3 घटक हैं। इनमें सरकारी प्राप्तियां, सरकारी व्यय और सार्वजनिक ऋण शामिल हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। भारत में राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है आर्थिक विकास। ये अर्थव्यवस्था की विकास दर को बनाए रखने में मदद करती है ताकि आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इसी तरह इसका एक उद्देश्य मूल्य स्थिरता है। यह देश में मूल्य स्तर को नियंत्रित करती है ताकि जब मुद्रास्फीति बहुत अधिक हो तो कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा पूर्ण रोजगार भी इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य धीमी आर्थिक गतिविधि से उबरने के लिए एक उपकरण के रूप में पूर्ण रोजगार या लगभग पूर्ण रोजगार प्राप्त करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, वैधानिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलक्का जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? आपके ऑप्शन है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, पीला सागर और पूर्वी चीन सागर, या फिर लाल सागर और भूमध्य सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। मलक्का जलडमरू मध्य विश्व की एक प्रमुख जल संधि या जलडमरू मध्य है। इसकी गहराई अधिक नहीं है जिससे बड़े जहाज यहां से नहीं जा सकते, लेकिन प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के मध्य जलमार्ग में स्थित होने के कारण इसका बहुत महत्व है। ये जलडमरू मध्य अंडमान सागर यानी हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर यानी प्रशांत महासागर को जोड़ता है, इसलिए विकल्प भी सही है। इसके जरिए दुनिया का लगभग 60% समुद्री व्यापार होता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह गैर सरकारी संगठन है। कथन 2 है, इसे 2001 में स्थापित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है, या फिर है आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही है। चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में सऊदी अरब शंघाई सहयोग संगठन का संवाद भागीदार यानी डायलॉग पार्टनर बना। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। ये क्यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इसे 2001 में बनाया गया था, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प बी सही हुआ। एससीओ चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और ये 2003 में लागू हुआ था। 2001 में इसके गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई 5 के सदस्य थे। इसमें उज्बेकिस्तान के प्रवेश के बाद शंघाई 5 का नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने। कुछ समय पूर्व यह घोषणा की गई कि जल्द ही ईरान इस संगठन का पूर्ण सदस्य बन जाएगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी कि केवल 2 कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, दक्षिण पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है। कथन 2 है, यह बाल्टिक सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है, या फिर है आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 न ही 2। हाल ही में फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड जल्द ही नाटो में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि स्वीडन उत्तरी यूरोप में स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। ये स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के बड़े हिस्से में फैला हुआ है और इस प्रायद्वीप को यह नॉर्वे के साथ साझा करता है। ये बाल्टिक सागर से सीमा साझा करने वाले देशों में से एक है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस, स्वीडन और उत्तर एवं मध्य यूरोपीय मैदान से घिरा हुआ है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कथन 2 है, इस आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है, या फिर है आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए तारीख की घोषणा की। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव कराता है। इस आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है, यानी इस प्रकार विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है।
इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तक होता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, भारत में बाघों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है रॉयल बंगाल टाइगर भारत में ही पाए जाते हैं। कथन 2 है पाकिस्तान टाइगर रेंज कंट्रीज में शामिल है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है, या फिर है आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में अफ्रीकी चीतों को सफलतापूर्वक भारत में स्थानांतरित किए जाने के बाद सरकार कुछ बाघों को कंबोडिया भेजने पर विचार कर रही है। कंबोडिया में आखिरी बाघ 2007 में देखा गया था। कंबोडिया में पाए जाने वाले इंडो चाइनीज बाघ रॉयल बंगाल टाइगर से छोटा होता है। बता दें कि रॉयल बंगाल टाइगर मुख्य रूप से भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में पाया जाता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। टाइगर रेंज में दुनिया के 13 देश शामिल हैं। इनमें बांग्लादेश, भूटान, चीन, कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। वर्ष 2010 में टाइगर रेंज देशों ने 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। भारत ने समय से पहले इस लक्ष्य को पूरा कर इतिहास रचा था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए अब वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो हिमालय की तलहटी में स्थित है। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। रामगंगा नदी इस उद्यान की जीवन रेखा है। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय उद्यान की पहचान कीजिए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर ऑप्शन डी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाब और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।